हेलो एग्रीकल्चरिस्ट, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्री डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू सीरीज चल रही है, जिसमें सबसे पहले हमने IBPS AFO का इंटरव्यू लिया था, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आज हमारे साथ हैं इंदर सिंह सर, जो कि इफ़को AGT हैं। और इंदर सर आपको इफ़को AGT से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, लाइक आप अपना प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन में क्या क्या कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको मेंस के एग्जामिनेशन के लिए किन किन मेन सब्जेक्ट पे फोकस करना है, एंड इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सर आपको बताएंगे। तो इन सोन क्वेश्चंस के साथ में अब हम बात करते हैं इंदर सिंह सर से। वेलकम टू एग्री डॉक्टर यूट्यूब चैनल सर। I am very fortunate to take your interview. Firstly, I want to congratulate you sir for becoming IFFCO AGT. Thank you, Ruchi. Sir, firstly I want to say that please introduce yourself. मेरा नाम इंदर सिंह मेवाड़ा है और मैं मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले का निवासी हूँ। Yes sir. मेरी जो ग्रेजुएशन है वो सन 2020 में Yes, कंप्लीट हुई है, जो राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से हुई है। उसके मेन कैंपस कृषि महाविद्यालय ग्वालियर से मेरी 2020 में कंप्लीट हो गई थी। वर्तमान में मैं जैसे इफ़को में मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 8 मार्च 2021 को हुई थी, जो 1 साल कंप्लीट हो चुका है और मैं अब J1 स्केल में इफ़को में एब्जॉर्ब यानी कि फील्ड ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। ओके सर। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि इफ़को AGT की रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या होती है? तो इस पर हम जैसे चर्चा करते हैं कि हर बार जैसे इफ़को क्या करता है कि फील्ड ऑफिसर की यानी कि AGT जिसको हम बोलते हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी के नाम से इफ़को पद निकालता है। सर। तो ये पद अक्सर क्या होता है कि इफ़को 2 साल या कभी कभी हर साल भी निकाल देता है। तो ये पद AGT के नाम से निकलते हैं, जिसमें इफ़को कभी ये ओपन नहीं करता है कि कितनी वैकेंसी है, कितने उनको रिक्रूट करना है। इसकी प्रोसीजर मतलब वो बताता नहीं है कि उसको कितने बंदे चाहिए, मतलब कितने लड़के या कितने लड़कियां चाहिए। जनरली वैकेंसी निकाल देता है कि हाँ हमको इफ़को AGT एज ग्रेजुएट ट्रेनी हमको वो चाहिए। उसके लिए फॉर्म अप्लाई करवाना होता है। उसकी फिर प्रोसीजर चलती है कि 3 फेज में उसका एग्ज़ाम कंटिन्यू होता है। प्री होती है, प्री एग्ज़ाम जो होती है वो ऑनलाइन यानी कि ओपन इन्वायरमेंट में होती है। सर। और जो ओपन इन्वायरमेंट होता है उसके पहले वो मॉक इंटरव्यू है, ताकि आप उसके प्लेटफॉर्म से अवगत हो जाए ऑनलाइन से। इसके लिए आपको मॉक इंटरव्यू करवाता है। सर। और वो जो मॉक करवाता है तो वो शायद 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको आधा घंटा देता है। उसके फिर अगले दिन आपसे प्री टेस्ट लेता है, जिसमें लगभग 150 क्वेश्चन रहते हैं और उसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। यस सर। सर मैं यहाँ से आपसे समझना चाहूँगी कि जो ओपन इन्वायरमेंट है, एक्चुअली ओपन इन्वायरमेंट का मीन क्या है? जैसे कि अभी हमारे स्टूडेंट के बीच में डिस्कशन चलता है कि यार हम तो साथ में भी बैठ के ग्रुप डिस्कशन करके भी प्री का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो सर ये पॉसिबल है या फिर इसके बिहाइंड में कुछ और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है? नहीं, वो ओपन इन्वायरमेंट रहता है, लेकिन अगर मतलब कोई ऐसा सोचे कि वो ग्रुप डिस्कशन करके या इतना करके पेपर दे देगा तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि टाइम इतना कम रहता है कि 60 मिनट का केवल टाइम उपलब्ध रहता है। और 60 मिनट के टाइम में अगर आपको 150 क्वेश्चन करने हैं तो आपको या तो खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप हाँ कर दोगे इतने क्वेश्चन। आपको कम से कम टाइम में मतलब 20 या 25 मिनट में एग्रीकल्चर खत्म करके बाकी का टाइम रीजनिंग, मैथ से इंग्लिश और GS के जो 2-4 क्वेश्चन आते हैं उनको देना पड़ता है। यस सर। मतलब वहाँ से कुछ भी ऐसा कंट्रोल नहीं होता, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। जी ओके सर। सर जैसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की अभी बात की है, तो सर उसमें एग्रीकल्चर एक मेजर पोर्शन होता है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एग्रीकल्चर तो एक बहुत ही वाइड है, क्योंकि एग्रीकल्चर है, देन अलाइड सेक्टर है। तो एग्रीकल्चर में कौन से ऐसे मोस्ट ऑफ द टॉपिक है जो कि इफ़को AGT में पूछे जाते हैं, लाइक सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी और एनीथिंग एल्स? वैसे तो ये इफ़को AGT और IBPS के जो सिलेबस है उसमें मेरे को कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। अगर कोई लड़का या लड़की मतलब जैसे IPS की जो तैयारी कर रहा है तो वही जो पैटर्न वो फॉलो करता है वो इसी को इफ़को AGT में फॉलो करने की ज़रूरत रहेगी। वो चाहे प्री एग्जाम हो या मेंस हो, क्योंकि दोनों का सिलेबस भी सेम रहता है। पैटर्न भी सेम रहता है, तो दोनों के लिए एक ही स्ट्रेटजी रहेगी। सर इसमें 10 मार्क्स का जो कम्युनिकेशन स्किल आता है, ये थोड़ा सा डिफर है IBPS AFO से या फिर IBPS AFO के जैसे ही है कम्युनिकेशन स्किल? कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब प्री या मेंस में तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन इंटरव्यू में काफ़ी, क्योंकि इसका IBPS AFO का इंटरव्यू इतना नहीं रहता जितना खास इसका इंटरव्यू रहता है।
इसका इंटरव्यू क्या होता है कि मेनली सोइल साइंस बेस्ड हो रहता है। वो कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं और आपको क्या मार्केटिंग फील्ड में उतरना है। यस सर। तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है और आपका सोइल साइंस यानी कि आपका फर्टिलाइजर से रिलेटेड नॉलेज देखा जाता है कि आप सोइल से आपको जानना है, फर्टिलाइजर का यूज़ करवाना है, तो आपका नॉलेज कैसा क्या है उस फील्ड में। यस सर। सर तो जो प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन होता है उस पर भी क्या सॉइल साइंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, सॉइल साइंस के क्वेश्चंस पे, एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस पे, या फिर सबका सेम होता है? नहीं, उसमें ऐसा इश्यू नहीं रहता। उसमें तो जो IBPS पैटर्न फॉलो करता है वैसे ही मतलब 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के किसी भी फील्ड से दिए जा सकते हैं। वो एग्रोनॉमी हो, सोइल साइंस हो, एंटोमोलॉजी हो, पैथोलॉजी हो, सभी को फॉलो करते हैं। ओके सर। सर जब आपने इसकी तैयारी की थी तो सर आपने IBPS AFO की तैयारी की थी या IFCO ACT की थी? नहीं, जनरली ऐसा होता है कि IFCO ACT को अपने को पता है, सबको पता है कि 2 साल में वैकेंसी निकलती है और वो भी इतनी कम वैकेंसी निकलती कि इसके लिए तो अलग से तैयारी कर नहीं सकते। यस सर। लेकिन हुआ क्या था कि हम IBPS की तैयारी कर रहे थे। यस सर। जो आपने इसके पहले भी वीडियो बनाया है, प्रमोद व्यास का, राहुल सुंदर, वो मेरे बैचमेट है, यानी कि रूममेट ही थे अधिकतर, और हम सब लोग एक ही साथ में तैयारी कर रहे थे। तो वही IBPS लेके हम चल रहे थे। लेकिन साथ में क्या हुआ था, मेरा IBPS भी मैं क्वालिफाइड हूँ, मेरा यूको बैंक के लिए हुआ था, यूको बैंक में सिलेक्टेड था। लेकिन फिर जब दोनों गाइड दिया मैंने, तो IFCO को उन्होंने बताया कि IFCO आप ठीक रहेगा ज़्यादा थोड़ा, तो इस हिसाब से मैंने IFCO को ज्वाइन किया। यस सर। तो आपका सोर्स बताएंगे कि आपने क्वांट कैसे तैयार किया, रीजनिंग कैसे तैयार की, एग्रीकल्चर कैसे तैयार किया? एग्रीकल्चर के लिए अगर मैं बताना चाहूँ तो मोस्टली जो क्वेश्चन रहते हैं वो नेमराज सुंडा के रहते, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम। यस सर। मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी नहीं की थी, मैंने जितनी भी की थी सेल्फ स्टडी की थी, तो मैं नेमराज सुंडा को मेनली लेके चलता था। यस सर। उसके साथ अदर बुक भी, जैसे अरुण कात्यायन हो गई, मुनिराज हो गई, जो भी अदर चीज़ें थी उनमें जैसे मैं क्या करता था, उनको एक बार मैंने उनको पढ़ा। पहले नेमराज सुंडा बहुत अच्छे से पढ़ चुका था। यस सर। तो उनमें जो मेरे को डिफर क्वेश्चन नजर आते थे कि हाँ ये क्वेश्चन नेमराज सुंडा में नहीं है, मैं उनको या तो किसी कॉपी में अदर में नोट कर लेता था, ताकि जब मैं रिवाइज करूँ तो केवल उन्हीं को क्वेश्चन को रिवाइज करूँ जो नेमराज सुंडा में नहीं है। यस सर। और सर क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश के लिए? क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए हमने क्या किया था कि SSC के लिए जो कोचिंग होती है जनरली, यस सर, जो इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग तैयारी करवाते हैं, उसी में हमने ज्वाइन कर लिया था। उसमें मैं क्वांट के लिए तैयारी करी थी, रीजनिंग के लिए तैयारी करी थी और इंग्लिश के लिए भी जनरली तैयारी करी थी। लेकिन उसके बाद भी जब फिर कोचिंग कंप्लीट हो गई तो हम क्या करते थे कि टेस्ट देते रहते थे क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग के। तो हम IBPS की मतलब पैरेलल तैयारी कर रहे थे, तो हमने इसकी स्पेशली तो नहीं करी, लेकिन इसके जो क्वेश्चन रहते हैं IFCO के क्वांट, इंग्लिश और उसके एप्टीट्यूड के यानी कि रीजनिंग के, वो जनरली IBPS की तुलना में बहुत ज़्यादा सिंपल रहते हैं। बस एक टाइम अगर आप मैनेज कर जाते हैं तो आपके लिए मतलब क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सर। सर जैसे कि जब मैंने भी IFCO ACT का सिलेबस पे वीडियो बनाई थी, तो उसमें मेंस का जो सिलेबस था वो डिफाइन नहीं था, तो यहाँ पर आप फोकस करना चाहेंगे कि मेंस में एक्चुअली में क्या पूछते हैं वो क्वेश्चन पेपर में? जनरली जो प्री का सिलेबस रहता है वही मेंस फॉलो करता है। बस मेंस पिछली बार के जैसे हमारे टाइम, यस सर, प्री में 100 नंबर का एग्रीकल्चर आया था और 50 नंबर में इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और GS के 4-5 क्वेश्चन आए थे लास्ट में। यस सर। लेकिन जो मेंस का सिलेबस था उसमें उन्होंने GS छोड़ दिया था, यानी कि एग्रीकल्चर तो 100 नंबर का आया था, लेकिन 50 नंबर में इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग को केवल रखा था। तो वो डिफर कर जाता है थोड़ा कि मतलब फिक्स नहीं कि क्वांट के कितने क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के कितने आएंगे, GS के कितने आएंगे या इंग्लिश के कितने आएंगे, वो डिफर करता रहता है। यानी यहाँ पे टोटल अनडिफाइंड सिलेबस होता है, आपको अपने बेसिस पे ही तैयारी करनी है। हाँ, बस ये फिक्स है कि एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन है और एग्रीकल्चर के वो जनरली क्वेश्चन आते हैं, कोई इतना वो हार्ड नहीं है। सर इसमें एलाइड सेक्टर भी आता है क्या, जैसे स्कीम्स वगैरह या कुछ और फिशरीज? स्कीम वगैरह जो जनरली पुरानी है वो तो करंट का तो बहुत कम वो रहता है उसमें, लेकिन फिर भी उसको GS में भी रख देते हैं कुछ क्वेश्चन, अपन उसको GS में लेके चल सकते हैं कि कोई स्कीम है तो जनरल साइंस का, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन जाता है। तो उस टाइम आए थे 2-3 क्वेश्चन आए थे स्कीम से रिलेटेड। हाँ यस सर। सर तो जैसे प्रीलिम्स में थोड़ा कम इन डेप्थ पे पूछते हैं और मेंस में थोड़ा डेप्थ पे पूछते हैं, ऐसा होता है क्या सेम क्वेश्चंस रहते हैं? नहीं, वो तो आप फिर अब क्वेश्चन को ले लेते हैं कि ये सिंपल क्वेश्चन, ये हार्ड क्वेश्चन। वो तो जो आपको पता है वो सिंपल है और जो नहीं पता है वो हार्ड है, तो उससे वो सिंपल टफ नहीं होते, उसका लेवल मेरे हिसाब से तो सेम ही रहता है लगभग। बस वो रहता है कि इसकी क्या करता है कि वो मतलब एक तो बताते नहीं कि रिक्रूटमेंट की कितने स्टूडेंट बैठे हैं, कितने उनने मेंस में क्वालिफाई किया, ये आपको पता चलता है जब आप सिलेक्टेड होकर चले जाते हो।
यस सर। जैसे हम लोग सेलेक्ट हुए थे तो उनने फिर हमें बताया था कि जैसे पूरी एजीटी की एग्जाम 25,000 लोग बैठे थे और प्री में, और उसमें से 4,000 सेलेक्ट हुए थे मेंस के लिए। उन 4,000 में से उनने 250 लड़कों को लिया था इंटरव्यू के लिए, और उन 250 में से उन 250 में से 50 लोग जो थे वो सिलेक्टेड हुए थे ऐसे एजीटी, मतलब ऑल इंडिया। ओ मतलब सिर्फ 50 पोस्ट पे ही वैकेंसी आई थी उस टाइम पे, ऐसा हम कह सकते हैं। वो नहीं, हर साल मतलब लगभग 50 ही वो रहता है कि एवरेज की 50 ही लिए जाते हैं। वो स्टेट वाइज वेरी कर जाता है, किसी स्टेट से 3, किसी से 4, किसी से 2, किसी से 1, कई बार स्टेट से 0 भी रहती है कई स्टेट से, तो स्टेट वाइज वेरी करता है। ओके सर, ऐसा आपको कोई प्लेटफॉर्म पता है या सोर्सेज पता है जो इफ़को एजीटी का मॉक टेस्ट निकालते हो कि हाँ ये प्रिस्क्राइब्ड वे में इफ़को एजीटी के मॉक टेस्ट के लिए? वो जनरली ऐसा कोई निकाल नहीं सकता क्योंकि इसका एक वो पैटर्न ही नहीं है। जनरली अगर मतलब जो भी IBPS का आप अगर जनरल एग्रीकल्चर वही फॉलो करोगे तो आपको इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं बनेगा अगर आप अच्छा एग्रीकल्चर तैयार कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप IBPS के, अगर आप IBPS की तैयारी यानी कि आप उसके क्वालिफाइंग लायक हो तभी आप इफ़को को भी क्वालिफाई कर सकते हो। यस सर। मतलब आपको अपना एग्रीकल्चर इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि मतलब आप इफ़को भी क्वालिफाई तभी हो सकता है जब आप IBPS के लेवल की मतलब आपका एग्रीकल्चर तैयार है। यस सर। सर कुछ आप अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, या फिर आपको और भी क्वेश्चंस का आइडिया हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पे क्या टेस्ट किया जाता है एक्चुअली इंटरव्यू में? इंटरव्यू का जैसे कई लोग क्या सोचते हैं कि इंट्रोडक्शन अपना तैयार कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन लेते होंगे कि आपसे आपका नाम पूछेंगे, ये पूछेंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कि आप इंग्लिश में बोलोगे तो अच्छा रहेगा, हिंदी में बोलोगे, लेकिन जनरली ना लैंग्वेज डिफर करती ना कोई आजकल इंट्रोडक्शन लेता है। यस सर। आजकल आप जैसे ही सीधी में आप जो भी मिक्स भाषा बोलोगे, हिंदी बोलोगे तो कोई नहीं, क्योंकि इफ़को में तो और लोकल लैंग्वेज यानी कि आपको पता होना चाहिए तो हिंदी अच्छी रहती है। यस सर। तो आप जब जाते हैं तो आपसे सोइल साइंस से बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली लिए जाते हैं, और सोइल साइंस बहुत डीप से लिए जाते हैं, यानी कि हर फर्टिलाइजर का जो कंटेंट रहता है कि उसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन, कितने परसेंट फास्फोरस है, वो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंटिक मतलब वो क्यों ना हो, जैसे पोटेशियम सल्फेट जो वाटर सोल्यूबल रहते हैं, K2SO4 यानी कि यूरिया, DAP इनको छोड़ के, NPK को छोड़ के भी जो बारीक बारीक फर्टिलाइजर रहते हैं, सोइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स में जो रहता है कि नाइट्रोजन कितने से लो रहता है तो क्या कंडीशन है सोइल की, इतना रहता है तो कितना मतलब एक्स्ट्रा डोज देना पड़ता है। हर एक प्रोसीजर मतलब डीप लेवल तक चले जाते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि वो फर्टिलाइजर वाले ही बैठे रहते हैं और उनको सोइल साइंस का आइडिया रहता है। क्या है कि पैनल में मतलब 5 से 6 लोग रहते हैं, उसमें से एक आध आपका केवल कॉन्फिडेंस देखते हैं कि आप किस तरीके से, कि आपका आई कॉन्टेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। बाकी 4-5 लोग रहते हैं जो कि लगातार आपसे कंटिन्यू मतलब सवाल पूछते जाते हैं, और आप जितना अच्छा जवाब देते जाओगे उतना आपका लंबा खींचता है, यानी 15 से 20 मिनट भी आपका इंटरव्यू जा सकता है। ओके सर। तो वहाँ पर इंटरव्यू में मेनली सिर्फ सॉइल साइंस का ही जो इन डेप्थ नॉलेज है, एक्चुअली जो बेसिक नॉलेज है जो आपको इफ़को एजीटी के लिए बनने के लिए होना चाहिए, वही वहाँ पर टेस्ट किया जाता है। एंड देन आपकी कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल भी एक पार्ट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो इफ़को एजीटी की पोस्टिंग होती है वो सिर्फ रूरल एरियाज़ में होती है, अर्बन एरियाज़ में भी होती है? जनरली क्या होता है कि इफ़को एजीटी एज ए फील्ड ऑफिसर, यानी कि इफ़को एक ज़िले में एक ही फील्ड ऑफिसर यानी कि एजीटी पोस्ट करता है। जब आप जैसे आपकी ज्वाइनिंग होती है एजीटी, तो आपको एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग, जैसे आपकी जिस तारीख को ज्वाइनिंग होती है उससे 1 साल के लिए आप ट्रेनिंग पर रहते हैं। तो वो ट्रेनिंग आपकी इस प्रकार होती है कि स्टार्टिंग में आपको इंडक्शन ट्रेनिंग यानी कि ऑनलाइन ट्रेनिंग IT से होती है, जो आपको स्टेट ऑफिस में यानी भोपाल लेके या जिस भी स्टेट में आप हो उसकी जहाँ पे स्टेट ऑफिस राज्य कार्यालय इफ़को को वहाँ करा दी जाती है। उसके बाद आपको जब वो इंडक्शन ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो गुड़गांव में है, जैसे कोरोना पीरियड था इस वक्त तो नहीं दिखाया गया था, लेकिन वहाँ पे ले जाया जाता है। वहाँ पे आपको 15 से 20 या 30 दिन रखा जाता है, वहाँ पे भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आपको सीधा किसी फील्ड ऑफिसर के, यानी जो ऑलरेडी एजीटी से फील्ड ऑफिसर बन चुके पहले, उनके अंडर में आपको 1 साल के लिए पोस्ट कर दिया जाता है कि आप उनसे सीखें कि वो क्या करते हैं अपने फील्ड में, कि उनको किस प्रकार से वो काम करते हैं। तो इस प्रकार से आपको 1 साल सीखने के लिए दिया जाता है। जैसे ही आपका 1 साल ख़त्म होता है तो आपको एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाता है, उस डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में आपको रहना पड़ता है, यानी जो प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट है, जैसे भोपाल है तो भोपाल में ही रहना पड़ता है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को आपको कवर करके चलना पड़ता है। और जनरली अगर वर्क की बात करें तो जैसे फर्टिलाइजर की रेक आती है, पूरी ट्रेन आती है जो मालगाड़ी भर के आती है, उसका आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करना होता है, यानी कि आपको गवर्नमेंट सोसाइटियों में इफ़को के ओन सेंटर्स होते हैं उनमें, और जो प्राइवेट डीलर्स होते हैं जो इफ़को आजकल बनाने लगी, तो उन सभी में आपको वो रेक है कि कितना किसको मटेरियल जाना चाहिए, ये सब आपको बना के जो जिला मतलब जैसे DMO मार्केट रहता है उसका जो हेड रहता है, DMO बोलते हैं उनको,
DDA सर रहते हैं, इनको सबको एक डिस्पैच मूवमेंट देना पड़ता है और ट्रांसपोर्टर को देना पड़ता है। ट्रांसपोर्टर उस हिसाब से उस चीज़ का मूवमेंट करता है। सर एक ये है जो मतलब मेन प्रोसीजर होती है। इसके अलावा भी जनरली क्या होता है कि हर जैसे इफ़को है, क्रिप्को है, NFL है, जनरली सबकी प्रोसीजर सेम है। लेकिन जब फ्रेट जैसे जब रेक नहीं आती है तो क्या होता है कि मटेरियल की मतलब हाई रेंज हो गई, जैसे वाटर सोल्यूबल आजकल आते हैं मार्केट में, तो वो जनरली चलते रहते हैं। मतलब वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट अपन पढ़ते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट पढ़ते हैं, कैल्शियम सल्फेट पढ़ते हैं, सल्फेट पढ़ते हैं, ये सोइल साइंस में पढ़ते हैं। तो ये जनरली पाए जाते हैं और ये स्प्रे के लिए रहते हैं। तो इनकी क्या होती है कि कंटिन्यू डिमांड चलती रहती है। तो इनकी आपको बिलिंग करना, ये करना, वो करना, यानी कि आपका काम रेगुलर चलता रहता है। इसके अलावा आपको क्या होता है कि जैसे साल में एक बार, जैसे अप्रैल में आपसे मतलब एक टारगेट भरवा लिया जाता है कि आप साल में इतनी प्रमोशनल एक्टिविटी यानी कि फार्मर मीटिंग कितनी करोगे, आपको कितने फील्ड डे, कितने ट्रायल लगाने, आपके मतलब डिस्ट्रिक्ट में कितने गाँव पे कितने ट्रायल लगाने। तो ये सब आपसे एक पता कर लिया जाता है और उस हिसाब से आपको प्रोग्राम दे दिया जाता है, बजट दे दिया जाता है। आपको उस बेसिस पे वो प्रोग्राम करने होते हैं और साथ में जो फर्टिलाइजर का काम है, सेलिंग का, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कंटिन्यू चलता रहता है। यही जनरली इफ़को की प्रोसीजर होती है। सर यहाँ पे जो गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं उसके लिए जो जॉब प्रोफाइल होती है वो सेम होती है या फिर अलग अलग होती है? जनरली ऐसा होता है कि लड़कियों को मतलब या तो स्टेट ऑफिस या हेड ऑफिस में जब रिक्वायरमेंट होती है तभी रिक्रूट किया जाता है। अगर अदरवाइज बॉयज़ को इसमें प्रीफर किया जाता है, क्योंकि फील्ड पे गर्ल को नहीं उतारा जाता। अगर स्टेट ऑफिस में कहीं रिक्रूटमेंट मतलब ज़रूरत है, जैसे UP MP स्टेट ऑफिस, जैसे पिछली बार हमारी बैच में एक लड़की 50 लड़कों में से एक लड़की, मतलब 49 लड़के थे, एक लड़की को रिक्रूट किया गया था। उसको राज्य कार्यालय भोपाल में है, वो हमारी बैच की है, तो उसको राज्य कार्यालय भोपाल में स्टेट ऑफिस में रिक्वायरमेंट थी तो उसको लिया गया उस हिसाब से। बाकी बॉयज़ को ही प्रीफर किया जाता है। सर जैसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है तो उसमें काफ़ी शॉर्ट पीरियड होता है और आपको 150 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, तो उसके लिए आप कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिप्स बताना चाहेंगे कि आप कैसे अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को विद इन द टाइम अटैम्प्ट कर पाएँ सारे क्वेश्चंस को? आपको क्या है कि जब आपका एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग होता है तो आपको एग्रीकल्चर इतना फास्ट, यानी कि जो क्वेश्चन आता है वो आता है, जो नहीं आता है वो नहीं आता है, ऐसा आपके माइंड में एकदम क्लियर रहता है। तो आप जितना जल्दी एग्रीकल्चर को कंप्लीट कर पाओ, यानी कि 20 से 25 मिनट, मतलब ये भी नहीं करना है आपको, या ना तो आप स्किप कर सकते क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती नहीं है, इसलिए आपको 150 तो कंपलसरी है कि करना ही है। यानी कि 150 क्वेश्चन कंप्लीट आपको 150 तक जाना है, पहुँचना है इतने टाइम में। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर क्या है कि एक दो ही चीज़ रहती है, तो याद है नहीं याद है, तो आप जितना जल्दी उसको कंप्लीट कर सकते हो उतना जल्दी करते जाओ। और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें स्किप नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन पे वापस नहीं आ सकते आप। अगर आपने एक बार नेक्स्ट हो गए तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पर नहीं जा सकते। हाँ, तो आप जैसे ही एग्रीकल्चर पोर्शन खत्म करते हो तो आपका क्या है कि क्वांट में और रीजनिंग में थोड़ा टाइमिंग रहता है, तो इसलिए आप उधर टाइम ज़्यादा दे सको और इंग्लिश को इनको सॉल्व कर सको। तो इसलिए आपको एग्रीकल्चर थोड़ा 20 से 25 मिनट में, बाकी रिमेनिंग टाइम में 30 से 35 मिनट में आपको क्वांट 50 क्वेश्चन जो वो आसानी से हो जाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये चीज़ माइंड करनी चाहिए कि आपको एक सीरीज में ही सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर आपसे आ रहा है तब भी आप अटेम्प्ट करिए, नहीं आ रहा है तब भी आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आपके पास पीछे जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता इसमें। सर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सर मेंस में कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है या फिर कैसे भी उसका तैयारी वगैरह करनी है मेंस के लिए? मेंस का जनरली ऐसे होता था कि जैसे कोरोना पीरियड जो लास्ट की वैकेंसी थी उसके पहले एक सेंटर रखा जाता था, उस सेंटर पे मेंस के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाता था और एग्जाम कराई जाती थी, यानी कि वो पूरा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता था। लेकिन लास्ट उसमें ऐसा हुआ था कि कोरोना पीरियड में हुआ तो आपके घर से ही था, यानी कि लैपटॉप के थ्रू हुआ था, लेकिन वो पूरा वीडियो प्रोक्टोर्ड हुआ था और आपके सारे सेंसर जो भी लैपटॉप के थे वो चालू थे, यानी कि अगर आपके जरी भी नॉइस हुआ आपके आसपास तो वो आपको वार्निंग देता था और 3 वार्निंग के बाद आपको अगर डिस्क्वालीफाई कर देता था अगर आपके यहाँ शोर हो रहा है या कोई भी सेंसर मतलब वो दिक्कत में है। ओके सर। तो इसलिए वो वीडियो प्रोक्टोर्ड हो, तो हो सकता है इस बार भी वीडियो प्रोक्टोर्ड भी ले सकते हैं या आपको किसी सेंटर पे बुला के भी एग्जाम कराई जा सकती है। सर ये जो फैसिलिटीज़ है वो प्रीलिम्स के लिए नहीं होती है, सिर्फ मेंस के लिए है पर्टिकुलरली? हाँ, ये मेंस के लिए है, सेंटर या वीडियो प्रोक्टोर्ड जो है वो मेंस के लिए रहता है जनरली। और सिलेबस तो सेम ही रहता है, पैटर्न भी सेम रहता है, क्वेश्चन वही 150 आने, टाइम 1 घंटे का रहना है और अटेम्प्ट भी सेम टाइप से आपको करना है। सर जो अभी इफ़को ACT की तैयारी कर रहे हैं आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? उन्हें यही बताना सकते हैं कि मतलब बताना चाहेंगे कि जैसे वो आप जो भी तैयारी कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते जाए और ये अपनी स्पीड पे थोड़ा ध्यान दें,
कि वो एग्रीकल्चर में जैसे कंफ्यूज नहीं होना है और जो भी मतलब क्वेश्चन है उसको सही तरीके से एक डेफिनेट वे में करना है। कि कई बार क्वेश्चन क्या अपने माइंड में वो हो जाते हैं कि ये लगाऊं कि ये लगाऊं, एक टाइम उसमें क्या करते कई लोग कि टाइम ज़्यादा गवा देते हैं। और इसमें टाइम ये मैनेजमेंट करना मेन रहता है कि आप जितने मतलब कम कंफ्यूज होगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एग्रीकल्चर को, टाइम आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि अगर आप 20 से 25 मिनट में 100 क्वेश्चन करना मतलब बहुत जल्दी करना रहता है, 20 से 25 सेकंड में एक क्वेश्चन करना रहता है। सर मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि इफ़को एजीटी को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं और इफ़को एजीटी की सैलरी क्या होती है? जनरली क्या होता है कि जब आप इफ़को एजीटी में जैसे 8 मार्च को ज्वाइन होते हो तो उस टाइम आपकी सैलरी जैसे बेसिक पे सैलरी को इसमें 3 या 4 पार्ट में जैसे डिवाइड कर सकते हैं कि 33,300 आपका बेसिक पे रहता है, HR आपको 5,000 मिलता है जो अभी 5500 हो गया, और आपको कैंटीन सब्सिडी मिलती है 1600, वॉशिंग एलोवेंस आपको मिलता है 1600 रुपये। ऐसे करके आपका ये 37,500 रुपये अमाउंट हो, मतलब वो अमाउंट तो ज़्यादा हो जाता है लेकिन उसमें से 4,000 PF कटता है, तो आपको जो इन हैंड सैलरी आती है वो 37,500 के करीब आती है। इसके अलावा आपको कुछ साल में जो एनुअल एलोवेंस में कुछ पर्क्स आते हैं कि आपको कपड़े के लिए और इनके लिए मतलब जनरली कई सारे पर्क्स आते हैं जो अच्छे बड़े उसमें रहते हैं, अमाउंट में रहते हैं। यानी कि आपकी अगर आप एवरेज भी निकालो सारे पर्क्स वगैरह सब जोड़ के तो आपको 40-41 हज़ार पर मंथ आप पूरे साल का निकाल सकते हो ट्रेनिंग पीरियड में। और जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है तो फिर तो आप J1 स्केल में एब्जॉर्ब हो जाते हो, आपका यानी कि 55 से ऊपर के करीब आंकड़ा जाता है केवल इन हैंड सैलरी का। उसके अलावा आपको पर्क्स जो है वो आगे यानी IBPS AFO और इफ़को एजीटी में कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है, बस वर्क प्रोफाइल सैलरी में नहीं है। हाँ, सैलरी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। यस सर, वर्क प्रोफाइल इफ़को एजीटी की ज़्यादा रिलैक्सिंग है। रिलैक्सिंग वो तो सोच के ऊपर है कि किसी को बैंक के अगर काम पसंद है कि एक जगह बैठ के बढ़िया वो ऐसा करना है, बैंक टाइप काम करना है तो उसको बैंक का काम। बाकी अगर जिसको फील्ड में उतर के फील्ड जैसा करना है तो उसको फील्ड जैसा। बाकी रिलैक्सेशन ऐसा है कि फील के ऊपर है कि कई आदमी उसमें फील रिलैक्स करते हैं, कई इसमें करते हैं। यस सर। हाँ, उसमें क्या होता है बैंक में केवल ये है कि एक जॉब हो जाती है कि हाँ 9 बजे से आपको जाना है तो 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक बैठना है। इसमें आपका टाइम शेड्यूल नहीं है कि इसमें क्या OCR रहता है यानी कि ऑफिस कम रेसिडेंस। यस सर। यानी कि आपको जो भी काम करना है आप जहाँ पे भी हेडक्वार्टर पे रह रहे हो वहीं पे आपको ऑफिस आपके हिसाब से क्रिएट कर सकते हो, आपके घर के पास कर सकते हो, आपको उसको OCR आता है तो आप कहीं पे भी ऑफिस क्रिएट कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन। आई जस्ट होप कि आपने जो भी इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दी है वो हमारे कैंडिडेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। एंड थैंक यू सो मच सर। आई जस्ट होप कि आपकी जर्नी ऐसी हैप्पी रहे। थैंक यू रुचि जी। आई जस्ट होप कि इंटरव्यूज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो रहे होंगे, लेकिन यदि आप किसी और जॉब या एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंटरव्यू चाहते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी न्यू एग्रो अपडेट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।